हेलो डियर लर्नर्स। तो यूक्लिड ज्योमेट्री को समझना यानी कि मैथ्स के फाउंडेशन को और मजबूत बनाना, ये थोड़ा सा एशियंट है बट येट मॉडर्न जर्नी। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, इसका नाम इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़ा ही क्यों? क्या ये ज्योमेट्री ही यूक्लिड्स की है? ठीक है, या कोई और रीजन रहा होगा, इसी को समझने की कोशिश करेंगे। तो क्या हुआ, इसकी थोड़ा बैकग्राउंड हिस्ट्री जानो। ठीक है, ये जैसे पिरामिड ऑफ गीजा दिख रहा है ना, इजिप्ट में है, ये इजिप्ट में है, ग्रीस की कंट्री है। ठीक है, पहले के समय में पूरा ग्रीस उधर ही जाता था। ठीक है, इजिप्ट में तो ऐसे कुछ पिरामिड्स थे उधर। ठीक है, आपने देखा होगा मम्मी के टाइम में, मम्मी मूवी देखी ना, तो उसमें ऐसे ही कुछ पहाड़ के टीले और पिरामिड शेप के हुआ करते थे। ठीक है, तो बहुत सारे साइंटिस्ट हुए, किसी एक का तो दिमाग चकराना था कि इसका शेप ऐसा क्यों, ठीक है, ये क्या है। फिर लोग आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि टेबल का ये शेप होता है, चेयर का ये शेप होता है, ठीक है, अलग अलग घर के ये शेप है। तो शेप्स के बारे में जागरूकता वहां के लोगों की बढ़ी, और यही रीजन है कि सारे ग्रीक मैथमेटिशियन का कंट्रीब्यूशन ज्योमेट्री को लेके बहुत है। ज्योमेट्री और अलजेब्रा वहीं से आया है। ठीक है, वहीं से आया है। ठीक है, तो ऐसा ये शेप है ही क्यों, ठीक है। तो क्या हुआ, एक यूक्लिड थे, बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, इनके दो स्टूडेंट हुआ करते थे, एक पाइथागोरस, ठीक है, ये है भाई साहब यूक्लिड्स। ये क्या है, इनको एलेक्जेंड्रिया के नाम से इजिप्ट में जाना जाता था। ये ग्रीक मैथमेटिशियन थे, ठीक है। दूसरा, इनसे भी पहले पाइथागोरस वगैरह भी ज्योमेट्री के बारे में थोड़ा कर चुके थे। ठीक है, लेकिन यूक्लिड्स ने सबसे पहली बार अपने एक बुक में जिसका नाम था एलिमेंट्स, इसमें क्या किया, 13 एलिमेंट्स के बारे में। अभी एलिमेंट्स क्या थे, एलिमेंट्स कुछ नहीं थे, हर एक एलिमेंट के 13 चैप्टर थे। ठीक है, एलिमेंट्स बुक का नाम था एलिमेंट्स, और इसमें इन्होंने 13 चैप्टर रखे, 13 एलिमेंट्स को कवर करते हुए 13 चैप्टर रखे। हर एक चैप्टर का नाम, मतलब एक एलिमेंट मतलब एक चीज। तो इसमें एक में कोन को बताया, एक में क्यूब को बताया, एक में क्यूबॉइड को बताया। तो इन्होंने सारे शेप्स के बारे में सबसे पहली बार अपनी बुक एलिमेंट्स में 13 एलिमेंट्स के नाम से, ठीक है, अपनी एक बुक में इसका जिक्र किया। इसीलिए इन्हीं को फादर ऑफ ज्योमेट्री कह दिया गया, फादर ऑफ ज्योमेट्री, क्योंकि यूक्लिड ने दिया। ठीक है, इनको यूक्लिड्स ज्योमेट्री, इनके नाम से यूक्लिड्स ज्योमेट्री बन गई। ठीक है, ये यूक्लिड्स ज्योमेट्री बन गई। दरअसल इनने अपनी बुक में इंटाइटल किया, लेकिन इनके दो स्टूडेंट्स थे, इनने ज्योमेट्री के बारे में बहुत रिसर्च करी। ठीक है, पाइथागोरस सर को आप जानते ही होंगे, पाइथागोरस। ठीक है, इन्होंने पाइथागोरस थ्योरम वगैरह दी है। ठीक है, एक और स्टूडेंट हुए थेल्स ऑफ मिलेटस के नाम से। ठीक है, इन्होंने क्या किया, सन क्यों 360 डिग्री घूमता है, ठीक है, स्पेस वगैरह के बारे में, मून का रोटेशन, ये वो, ठीक है, इन सब के बारे में इन्होंने बहुत जिक्र किया। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, ठीक है, इन्होंने सारी चीजें क्या करी, बस थ्योरेटिकल ज्ञान देते रहे। ठीक है, कि भैया ऐसा हो सकता है, बट येट नॉट, इन लोगों ने लिखा नहीं एक जगह पे कहीं पे भी। ठीक है, इन लोगों ने एक जगह पे लिखा नहीं। ठीक है, तो इधर से ही इन्होंने पॉइंट के बारे में, ठीक है, कि एक ये पॉइंट होता है, फिर आया कि भैया पॉइंट से प्लेन बन जाएगा, एक्स और वाई एक्सेस दो आ जाए अगर, ठीक है, तो पॉइंट से प्लेन बन जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट प्लेन ये सबको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ठीक है, पॉइंट प्लेन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, लेकिन ये पॉइंट और प्लेन ये सब के बारे में इनने शुरुआत कर दी थी। ठीक है, तो क्योंकि यूक्लिड ने पहली बार अपनी बुक में लिखा, और उस समय क्या होता था, किसी भी थ्योरी को मनवाने के लिए, भाई बाकी लोग नहीं मानेंगे, पढ़ोगे क्या फिर आप, और रिसर्च कैसे होगी, और डेवलपमेंट कैसे होगा। ठीक है, ये तो पहले की बात थी ना। मॉडर्न मैथमेटिक्स ने सबको, सारे शेप क्या होते हैं, क्या चीज क्या है,
ये सब बताया, लेकिन उससे पहले पहले के समय में यही चला करता था, पहले के समय में यही चला करता था। ठीक है, तो इनके दो स्टूडेंट हुए, इनने भी पूरी ज्योमेट्री पे रिसर्च करी। तो इन लोगों ने मिलकर अपनी बुक लिखी थी 13 एलिमेंट्स, नाम यूक्लिड्स का था। ठीक है, इसलिए यूक्लिड ज्योमेट्री। तो हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। आया कहां से भाई? ग्रीक मैथमेटिशियन शेप्स को देखकर, इनके शेप्स को देखकर ही जागरूकता बढ़ी कि चीजें इस शेप में ही क्यों होती है। ठीक है, चीजें इस शेप में ही क्यों होती है। ठीक है, ये इन सब ने क्या किया कि अज्यूम तो कर ली थ्योरी, अज्यूम तो कर ली, लेकिन कोई भी इन थ्योरीज को प्रूफ नहीं कर पाया अभी तक। ठीक है, इनने अज्यूम तो कर लिया। ठीक है, सारी चीजें, पॉइंट होता है, प्लेन होता है, इन सबको क्या किया, पॉइंट, प्लेन, इन सबको दे अज्यूम द थ्योरी। They did not prove them। ठीक है, ये सब जो पॉइंट थी, इनकी थ्योरीज तो अज्यूम कर ली, लेकिन प्रूव नहीं कर पाए थे उस समय तक। ठीक है, तो काफी टाइम लग गया इनको एक्चुअल में आने में। ठीक है, तो यही था, यहीं से शुरुआत हो जाती है यूक्लिड ज्योमेट्री की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहली बार क्या हुआ? फर्स्ट टाइम somebody has given the definition in the geometry। पहली बार ऐसा हुआ था कि सबने थ्योरीज तो अज्यूम कर ली, लेकिन किसी ने डेफिनेशन नहीं दिए थे। ठीक है, इधर ये लिखो, सबके सब क्या कर रहे थे? थ्योरीज दे रहे थे। दे हैव गिवन द थ्योरीज, थ्योरीज तो दे रहे थे, बट दे डिड नॉट गिव द डेफिनेशन, गिव द डेफिनेशंस। तो डेफिनेशंस देने वाले अपनी बुक में पहले इंसान थे यूक्लिड उस समय के, यूक्लिड उस समय के। ठीक है, इन्होंने बुक छाप दी, नाम इनका उठ गया। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम somebody has given the definition, जिनका नाम यूक्लिड्स था। ठीक है, अब इनने क्या किया? बेसिक से शुरुआत करी। ठीक है, इनने पॉइंट की डेफिनेशन दी। अब पॉइंट इज दैट व्हिच हैज नो पार्ट। ये पॉइंट को बोल रहे हैं, पॉइंट है जिसका कोई पार्ट ही नहीं है। ठीक है, तो क्या पार्ट, पार्ट का क्या मतलब हुआ? ये डेफिनेशन के अंदर भी एक अननोन पार्ट रह गया। लोगों ने पूछा पार्ट का क्या मतलब? लाइन की डेफिनेशन थी तो बोला लाइन एज अ ब्रेथलेस लेंथ। अब आप ब्रेथलेस लेंथ किसको बोल रहे हो? ये देखो, इसके पास कोई ब्रेथ तो है, लेंथ ब्रेथलेस लेंथ है। ठीक है, लेंथ तो है, लेंथ तो है, एक लाइन को एल बोल दूंगा मैं। ठीक है, एक लाइन दोनों साइड एक्सटेंड हो सकती है एक लाइन, लेकिन इसके पास ब्रेथ नहीं है, एक पतली सी लाइन है। ठीक है, बोला कि एंड ऑफ द लाइंस आर पॉइंट्स। अगर एक लाइन है और लाइन के एंड एक पॉइंट पॉइंट पे खत्म हो जाएंगे, तो इसको ऐसा बोल दिया ये एक लाइन है। ठीक है, एंड्स ऑफ द लाइंस आर पॉइंट्स। अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन। ठीक है, अब अगर लाइन को बोल दिया ये, तो ये लाइन सेगमेंट बन जाता है। ठीक है, ये आगे मॉडर्न मैथमेटिक्स में होता है। अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन व्हिच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ, लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। बोलता है ये लाइन जो है ना, ठीक है, ये लाइन जो है, ये बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बनी है, पॉइंट्स इसके ऊपर लाई करते हैं बहुत सारे। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स इसके ऊपर लाई करते हैं। तो ब्रेथलेस लेंथ बोला। अब लेंथ की भी डेफिनेशन नहीं बताई कि लेंथ क्या है। ठीक है, पॉइंट की डेफिनेशन नहीं बताई, लेंथ की डेफिनेशन नहीं बताई। आगे प्लेन को क्या बोला? अ सरफेस। देखो, पॉइंट से लाइन बन रहा है, ये तो समझ में आ रहा है कम से कम कि इनकी थ्योरी उस समय ये तो सही थी कि पॉइंट से ही लाइन बनेगा। ठीक है, अ सरफेस इज दैट व्हिच हैज लेंथ एंड ब्रेड्थ ओनली। ठीक है, अब सरफेस को क्या बोल दिया? एक ऐसी चीज जिसके पास लेंथ और ब्रेड्थ हो, ये सरफेस है। ठीक है, ये बोर्ड एक सरफेस है जिसके पास लेंथ और ब्रेड्थ हो। कौन सा लेंथ कौन सा ब्रेड्थ? लेंथ और ब्रेड्थ की डेफिनेशन क्या है सर? ये फिर छूट गया। लोगों ने पूछा लेंथ क्या ब्रेड्थ क्या? अभी तो हम मान रहे हैं इसको ब्रेड्थ, लंबाई। दो शेप में जो छोटी वाली शॉर्टर साइड है वो हमेशा क्या कहलाएगी? ब्रेड्थ, और लंबाई वाली साइड क्या है? लेंथ। ये मॉडर्न मैथमेटिक्स ने बताया, उस समय ये नहीं बता पाए। द एजेस ऑफ द सर्फेसेस आर लाइन। बोला गया इसकी जो एजेस हैं ये लाइन है, यानी कि लाइन से क्या बन रहा है? फिर सरफेस बन रही है, पॉइंट में दम तो है। ठीक है, अ प्लेन इज अ सरफेस which lie evenly with the straight line on itself, which lies evenly with the straight line on itself। प्लेन क्या है? एक ऐसी एंटिटी है जो बहुत सारी स्ट्रेट लाइन से मिलकर बन गई हो, जो बहुत सारे स्ट्रेट लाइन से मिलकर बन गई हो। ठीक है, बहुत सारे स्ट्रेट लाइन से मिलकर बन गई हो।
ठीक है। तो ये सरफेस, तो ये तो हमको समझ में आ रहा है, पॉइंट बताया, पॉइंट्स को इनफाइनाइट गैप्स में जोड़ देंगे, एक लाइन बनेगी, लाइन को इनफाइनाइट गैप्स में जोड़ देंगे, एक प्लेन बनेगा। ये कॉन्सेप्ट वाइज बहुत सही जा रहे थे, ठीक है। तो इनने बेसिक तो शुरू कर दिया भाई, पॉइंट लाइन सरफेस का देखे कि ऐसा ऐसा कुछ होगा, ठीक है। बट क्या हुआ, दो यूक्लिड डिफाइंड अ पॉइंट, अ लाइन एंड अ प्लेन, अ लाइन एंड अ प्लेन, उनने एक पॉइंट, एक लाइन, एक प्लेन को डिफाइन तो किया, बट द डेफिनेशंस आर नॉट एक्सेप्टेड बाय द मैथमेटिशियन। जब इनने डेफिनेशंस बताई तो कुछ ना कुछ ये अ पॉइंट, अ लाइन, प्लेन, ये टर्म्स अनडिफाइंड रह गए, ठीक है। ये इनने क्या किया, अ पॉइंट, अ लाइन, इनकी जब डेफिनेशन दी गई तो उन डेफिनेशन में कुछ कुछ ऐसे चीजें थी, ठीक है, जिनको लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, बोला इनको डिफाइन करो, इनको आप अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाए, ठीक है। तो एक पॉइंट, एक लाइन और एक प्लेन की डेफिनेशंस को अनडिफाइंड बोल दिया गया, अनडिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड टर्म्स है, और अनडिफाइंड मतलब नॉट डिफाइंड। उन्होंने डेफिनेशन दी थी लेकिन किसी ने माना ही नहीं, तो अनडिफाइंड, स्टिल अनडिफाइंड माना गया, स्टिल अनडिफाइंड माना गया। ठीक है, स्टिल अनडिफाइंड माना गया। तो क्या किया, अब इनको अनडिफाइंड माना गया है, ठीक है। तो आगे मॉडर्न मैथमेटिक्स में जाके फिर इन टर्म्स को भी डिफाइन किया, हर चीजें लिखी और सारी चीजों को बताया प्रॉपरली, ठीक है। तो उस समय ये माना नहीं गया, तो बहुत कॉन्ट्राडिक्शन चला, इधर उधर अलग अलग थ्योरीज आई, ठीक है। अब इन्होंने ही क्या किया, सब चीजें अज्यूम पे चल रही थी, ठीक है, कोई भी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं था। तो वहीं पे आता है एक्सियम एंड पोस्टुलेट्स, उस समय का पॉइंट है, इसका आज लेना ही देना नहीं है कुछ, आज आपको सीधे बेसिक डेफिनेशंस मिलेगी, जो आप सीखोगे वो आप समझ जाओगे, ठीक है। क्योंकि इन्होंने ज्योमेट्री की शुरुआत की थी, इसलिए इनकी दी हुई चीज पढ़ रहे हैं आज भी, ठीक है। एक्सियम एंड पोस्टुलेट्स, एक्सियम एंड पोस्टुलेट्स, इसको एक चैप्टर में अच्छे से करके पढ़ा भी देता ना सीबीएसई, तो भी सही लगता, ठीक है। अब कुछ पॉइंट है जो पढ़ना है वो तो पढ़ना ही है, ठीक है, लेकिन कुछ चैप्टर मुझे बहुत बकवास लगते हैं, उनमें से एक ही चैप्टर है, ठीक है। बट मार्क्स आने हैं, बोर्ड में भी आएगा, तो 2 लेक्चर तो इतने देख लो ध्यान से कि इसके बाहर से कुछ मत पढ़ना। यही है पूरी कहानी करके इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम लोग को समझ में आए, ठीक है, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो एक्सियम एंड पोस्टुलेट, अब एक्सियम एंड पोस्टुलेट है क्या, दीज आर अजम्पशंस व्हिच आर ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ, ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ, दे आर नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, दे आर नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। तो ये एक्सियम और पोस्टुलेट जो है ना, ये एक्सियम्स, ये एक्सियम और पोस्टुलेट्स जो है, ये देखा जाए तो ये क्या है, ये अजम्पशंस है, अजम्पशंस है, इनको मान लिया बस, ठीक है। लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रूथ भी है, अजम्पशन हम मान तो है रहे हैं, लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो जब ऐसा होना ही होना है, यूनिवर्सल ट्रूथ पता है क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब कि सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, ये हमको सबको दिख रहा है, ठीक है। इसको कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं है सर आपको, इसको कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं है आपको, ये हमको दिख रहा है कि ये होगा ही होगा, ठीक है। सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, सूरज पूर्व से ही उगता है, ये हमको भी पता है, आपको भी पता है, कि कहीं और जाओगे वो भी यही बोलेगा। इवन पूरे वर्ल्ड के किसी भी कंट्री या किसी भी स्टेट में जाके आप ये पूछोगे कि कहां से, तो वो यही जवाब देगा, यही हो गया यूनिवर्सल, पूरी यूनिवर्स में एक सच्चाई, ठीक है। कहीं से भी देखो, वो इसको प्रूफ की भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, दे नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, दे नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, ठीक है। तो कल को कोई आपसे पूछेगा कि एक्सियम और पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, तो ये अजम्पशंस होते हैं व्हिच आर यूनिवर्सल ट्रूथ एंड दे नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, ठीक है। ये कुछ अजम्पशंस ही है, ये क्या है, कुछ अजम्पशंस ही है, और कुछ भी नहीं है। तो अब सर पोस्टुलेट्स और ये अपने एक्सियम अलग अलग कैसे होंगे, ठीक है। तो एक्सियम जो होता है ना, वो देखो अजम्पशंस थ्रू आउट द मैथमेटिक्स, ये क्या रहेगा, थ्रू आउट मैथमेटिक्स रहेगा, ये क्या रहेगा आपका, थ्रू आउट मैथमेटिक्स चलेगा, ठीक है। और जहां पे पोस्टुलेट, अजम्पशन स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री, ये स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री रहेगा, ये थ्रू आउट मैथमेटिक्स चलेगा। दैट आर ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ एंड नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, दैट आर ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ एंड नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, इन दोनों को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये थ्रू आउट ज्योमेट्री, एक्सियम और पोस्टुलेट में सिर्फ ये अंतर है, ये थ्रू आउट मैथमेटिक्स चलता है, ये थ्रू आउट ज्योमेट्री चलता है। एग्जांपल ले दो तो ही आपको समझ में आएगा। मान लो एक्सियम में ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, ये क्या है, ये एक्सियम पोस्टुलेट असली में है क्या सर, ये कुछ स्टेटमेंट्स ही है देखा जाए तो बस, ठीक है।
टोटल कितने हैं सर? तो ये आपको याद रखना है सर, 5 एक्सियम 7 पोस्टुलेट। ठीक है, इसको तो गलती से भी मत भूलना। ठीक है, 5 एक्सियम 7 पोस्टुलेट, ये तो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 5 एक्सियम और 7 पोस्टुलेट भाई साहब। ठीक है, इसको आपको पूछना नहीं, 5 एक्सियम 7 पोस्टुलेट। ठीक है, अब क्या होगा, थ्रू आउट द मैथमेटिक्स जो देखोगे आप, ठीक है, थ्रू आउट द मैथमेटिक्स जो देखोगे आप, तो कैसे स्टेटमेंट, इनके स्टेटमेंट रहेंगे कैसे जो मैथ्स में पूरे वैलिड है। इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग, टू थिंग्स equal to same thing are equal to one another, two things equal to same thing are equal to one another, are equal to one another, two things equal to same thing are equal to one another, two things equal to same thing are equal to one another। ठीक है, two things equal to same thing are equal to one another, two things equal to same thing are equal to one another। मतलब क्या, मान लो दो अलग अलग चीजें आर इक्वल टू सेम थिंग, एप्पल, एक एप्पल एक बनाना के बराबर है वेट में या कुछ भी हो। ठीक है, और एक ग्रेप्स को मैं बोल रहा हूं ये भी एक बनाना के बराबर है। ठीक है, तो अब दोनों चीजें अगर बनाना के बराबर है तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि एप्पल भी तो ग्रेप्स के बराबर होगा, यानी कि दो चीजें एप्पल और ग्रेप्स, ये दोनों किसके बराबर है, सेम थिंग, बनाना के बराबर है, तो एप्पल बराबर ग्रेप्स होगा। अब ये हर जगह मैथमेटिक्स में बराबर है, चाहे एंगल ले लो, इफ 1 इक्वल टू 2, 3 इक्वल टू 2, तो 1 इक्वल टू 3 आ जाएगा। एंगल ले लो, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा ही होगा। तो बोला गया ऐसी चीजें, ये स्टेटमेंट में भी ऐसा ही मिलेगा, हाफ इक्वल, व्हेन इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द होल आर इक्वल। ठीक है, तो ये ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेगी कहां, एक्सियम में, 5 एक्सियम। ठीक है, सॉरी 7 एक्सियम 5 पोस्टुलेट, 7 एक्सियम उल्टा लिख दिया, 7 एक्सियम 5 पोस्टुलेट भाई, 7 एक्सियम 5 पोस्टुलेट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी थोड़ा सा, 7 एक्सियम 5 पोस्टुलेट। ठीक है, 7 एक्सियम 5 पोस्टुलेट, और अच्छे से लिख देता हूं, ये इस पे गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप जब करोगे तो आपको याद हो ही जाएगा, 7 एक्सियम 5 पोस्टुलेट है, 7 एक्सियम 5 पोस्टुलेट, और इनके स्टेटमेंट, पांचवा पोस्टुलेट आपको थोड़ा सा समझ लेंदी है, इसलिए हो सकता है याद ना हो, बार बार लिखोगे तो याद हो ही जाएगा, फिर भी आपको एज इट इज ये 7 के 7 स्टेटमेंट याद रखने हैं कैसे भी करके। ठीक है, कैसे भी करके आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री, इनके जो स्टेटमेंट रहेंगे उसमें सर्कल का जिक्र होगा, उसमें लाइन सेगमेंट का जिक्र होगा, उसमें राइट एंगल का जिक्र होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ आपको देखने को मिलेंगे इनके स्टेटमेंट, कहीं ना कहीं ये ज्योमेट्री के जो फिगर्स हैं इनका जिक्र हो जाएगा, इनका जिक्र हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि दो पॉइंट से मिलकर के एक लाइन सेगमेंट बनता है, दो पॉइंट से मिलकर के, ठीक है, दो पॉइंट से मिलकर के एक लाइन सेगमेंट बनता है। देखो 7 एक्सियम 5 पोस्टुलेट, अ स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, अ लाइन इज ड्रॉन बिटवीन टू पॉइंट्स, टू पॉइंट्स के बीच में एक लाइन बन गई, एक पॉइंट ए था एक पॉइंट बी था। ठीक है, तो इसने बोल दिया दो पॉइंट, तो ये आपको लाइंस, राइट एंगल, ये इन सब का जिक्र मिलेगा। तो एक्सियम हर जगह मैथमेटिक्स पे लगाया जा सकता है, ये स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री होते हैं। तो कल को स्टेटमेंट्स अगर आ गई ना, तो आप स्टेटमेंट से देख के भी बता सकते हो कि कौन सा एक्सियम होगा, कौन सा पोस्टुलेट होगा। ठीक है तो ये कुछ अजम्पशन ही विच आर यूनिवर्सल ट्रूथ एंड नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं एक्सियम पोस्टुलेट क्या होते हैं, पूरा चैप्टर इस पे डिस्कस होने वाला है, एक्सियम पोस्टुलेट, एक्सियम पोस्टुलेट। इसके नेक्स्ट लेक्चर में जब आप क्वेश्चंस भी देखोगे तो वहां पे भी एक्सियम पोस्टुलेट, एक्सियम पोस्टुलेट। ठीक है, तो सीरीज याद रखना, मैं लाइन के लाइन 7 के साथ लिखवा रहा हूं। ठीक है, तो 7 के 7 को देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, बस यही है और कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, ठीक है, इसको समझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, एक बार बस समझते चलो कि क्या क्या चीजें हैं, तो आपको आगे जाके दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, आगे देखिएगा क्या बोल रहे हैं, एक्सियम सर। ठीक है, अब एक्सियम्स पे बात करते हैं। मैंने क्या बोला, स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री नहीं, एक्सियम्स मतलब क्या, थ्रू आउट द मैथमेटिक्स लगेंगे। क्या लगेंगे, थ्रू आउट मैथमेटिक्स।
थ्रू आउट मैथमेटिक्स, और वो स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री, मैथमेटिक्स, थ्रू आउट मैथमेटिक्स रहेंगे। ठीक है, इसका पहला क्या बोल रहे हैं, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। इसका मतलब क्या, अब एग्जांपल से ही समझना पड़ेगा भाई। अगर एंगल 1 एंगल 5 के बराबर है और एंगल 2 एंगल 5 के बराबर है, तो ये बोलता है कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 होगा ही होगा। ठीक है, इफ टू थिंग्स 1 और 2 आर इक्वल टू सेम थिंग एंगल 5, देन आर इक्वल टू वन अनदर। इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग देन आर इक्वल टू वन अनदर। ध्यान से देखना फिर से, इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, खत्म। ठीक है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, अगर इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, इसका मतलब ए बी सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी, ठीक है, और बी ए, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, बी ए इक्वल टू डी सी है, सेम ही हो गया, उल्टा लिख दिया बस, बी सी इक्वल टू डी ई। ठीक है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, दोनों इक्वल्स को 1 + 2 जब मैं करूंगा, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल, यानी कि एलएचएस का एलएचएस में ऐड होगा, आरएचएस का ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू सी डी प्लस डी। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन द होल आर इक्वल, इनके होल भी आपस में बराबर ही होंगे। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल्स। ठीक है, और एग्जांपल ले लो, इसमें एक और ले लेते हैं। ठीक है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, अब इसमें तो मैं अगर इक्वल ऐड कर रहा हूं, एंगल 1 + एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 + एंगल 3 होगा। ठीक है, एंगल 3 तो सेम था, तो 3 बराबर 3, इन दोनों को इक्वल्स में ऐड किया गया। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल, तो होल भी इक्वल ही रहेगा, होल भी आपका इक्वल ही रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आई होंगी। तो पहला क्या बोला, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल द होल आर इक्वल। अगला क्या बोल रहा है, इफ इक्वल्स आर सबट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर्स आर इक्वल, द रिमाइंडर्स आर इक्वल। यानी कि अगर एंगल 3 बराबर एंगल 4 है, या फिर समझो इफ इक्वल्स आर सबट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, ठीक है, इक्वल्स आर सबट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द होल आर इक्वल्स, द होल आर इक्वल्स। ठीक है, इफ इक्वल्स x इक्वल टू y, z इक्वल टू u, 1 - 2 करूंगा, x - z इक्वल टू y - u। If equals are subtracted from equal, if equals are subtracted from equals, the whole are equals. If equals are subtracted from equal, the whole are equal. ठीक है, कैसे देखना, अब इस सब का इस्तेमाल कैसे आएगा, ये देखो, ये सब equals are subtracted from equals, the whole are equal. ठीक है, ये सब आपको कुछ लाइंस प्रूव करने को दे देगा वहां पे। कैसे, ये बोलेगा यहाँ पे भाई एक ए बी सी। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ये तो स्टेटमेंट है, आप समझो कि इंपॉर्टेंस क्या है। मैं क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको इसको पढ़ने में मजा आए। बहुत बोरिंग लग रहा होगा कि क्या ये पढ़ा रहे हैं सर, ठीक है, लेकिन अभी देखना कैसे होगा। ठीक है, यहाँ पे मान लो बी है, यहाँ पे डी है। ठीक है, अब क्या बोला, आपको ये प्रूफ करना है कि ये सी डी बराबर ए बी है, और आपको ये दिया हुआ है कि यहां से ए डी बराबर बी सी है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ था, ये प्रूफ करना है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो अगर ये दोनों इक्वल दिए हुए हैं, इसमें से मैं कॉमन वाला पार्ट हटा दूंगा, तो व्हेन इक्वल्स आर सबट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, ये दोनों इक्वल थे, उसमें से एक इक्वल पार्ट हटा दिया, डीवी दोनों तरफ इक्वल, उसमें से सबट्रैक्ट कर दिया, तो जो बच जाएगा वो भी आपस में इक्वल ही रहेगा। हमेशा होता है, ये हमेशा होता है। ठीक है, तो ये ज्योमेट्री का पार्ट आ गया, देखा, लाइंस वाइंस, वो आपको यही खेलेगा। व्हेन इक्वल्स आर सबट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द होल आर इक्वल। ठीक है, तो ये आपको याद रहना चाहिए सर, ये आपको याद रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी में देखते हैं। ठीक है, थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। कोइंसाइड का मतलब होता है, कोइंसाइड का मतलब एक के ऊपर एक ओवरलैप कर जाना, ओवरलैप कर जाना। ठीक है, थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। इसका मतलब क्या, एक छोटा सा सर्कल था, इसी के ऊपर एक सर्कल आ गया, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, बराबर होंगे, इक्वल। और सर्कल्स में इक्वल कहने का मतलब रेडियस भी बराबर होंगे, उनके क्या रहे होंगे, रेडियस इक्वल रहे होंगे, उनका क्या रहा होगा, रेडियस इक्वल रहा होगा। तभी तो वो बोल रहा है इफ टू थिंग्स
कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। दो अलग अलग लेके आया मैं, दोनों एक के ऊपर कोइंसाइड कर गए, मतलब वो आपस में भी बराबर रहे होंगे। और बराबर होने का मतलब क्या, रेडियस बराबर रहा होगा सर्कल की केस में, ठीक है, सर्कल की केस में। अब क्या बोल रहे हैं, तो होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट, ये हमको भी पता है, होल इज ग्रेटर देन, एक पिज्जा का स्लाइस लिया हमने, ठीक है, होल इज, ये होल था पूरा, 4 पार्ट, ये होल है ना, होल हमेशा बड़ा ही होगा किससे, एक पिज्जा की स्लाइस, एक पिज्जा की स्लाइस से तो बड़ा ही होगा, तो होल हमेशा बड़ा होता है पार्ट से। ये थ्रू आउट मैथमेटिक्स लग सकता है, इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं भाई, मैथमेटिक्स में पूरा होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट, होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट, ठीक है। अगर कोई ये चीज दी हुई है x प्लस वाई प्लस जेड, ये जाहिर सी बात है बड़ा होगा होल z से, होल जो है, होल मतलब पूरा, ये बड़ा ही होगा एक पार्ट से, ये बड़ा ही होगा एक पार्ट से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये आपको पूरी पूरी चीज क्लियर होगी, ये आपको पूरी पूरी चीज क्लियर होगी। चलिए आगे बढ़ते, थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग, ठीक है, 2a इक्वल टू y, 2a इक्वल टू x, थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग, किसी एक ही चीज का डबल है तो 2a बराबर y भी है, आर इक्वल टू वन अनदर, आर इक्वल टू वन अनदर, आर इक्वल टू वन अनदर। लास्ट के बचा थिंग्स विच आर हाफ ऑफ सेम थिंग, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ सेम थिंग, सेम ही चीज का हाफ है तो आपस में भी बराबर ही होंगे, इसमें करना ही क्या था, ठीक है। तो थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, ये तो मुझे पता ही है। इसके पहले के अब 7 के 7 एक्सिम देख लो, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, इफ इक्वल्स आर रेडी टू इक्वल्स द होल आर इक्वल, इफ इक्वल्स आर रेडी टू इक्वल्स द होल आर इक्वल्स, इक्वल में इक्वल जोड़ोगे बराबर आएगा, इक्वल्स में इक्वल सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी बराबर आएगा, ठीक है। अब ये दो थोड़े से अजीब से हैं, कोइंसाइड करेगा तो वो बराबर होंगे, ठीक है। और होल इज ग्रेटर देन पार्ट, ये होता ही होता है। ये स्टेटमेंट आपको डायरेक्ट ट्रू और फॉल्स में पूछ लेगा वो, तो आपको स्टेटमेंट वाइज याद रहना चाहिए, ठीक है, आपको स्टेटमेंट वाइज याद रहना चाहिए। थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। तो ये थ्रू आउट ज्योमेट्री रहती है। पोस्टुलेट्स क्या मैंने बताया, स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री, स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री, वो थ्रू आउट मैथमेटिक्स और स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री, ठीक है। अब इसमें देखना अपने आप ही अ स्ट्रेट लाइन, लाइन के बारे में आ गया, कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, किसी एक पॉइंट ए से किसी एक पॉइंट बी तक हम एक लाइन बना सकते हैं, जो कि एकदम सही बात है, करना ही क्या है। अ टर्मिनेटेड लाइन, एक टर्मिनेटेड मतलब काट देना, फिर से लाइन का जिक्र है यहाँ पे, को काट देने, कैन बी प्रोड्यूस इनफाइनाइटली इंडेफिनिटली, ठीक है। अगर एक लाइन को काट दिया, इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है दोनों साइड टिल इंफिनिटी तक, ठीक है। अगर एक लाइन को काट दिया, ये टर्मिनेटेड लाइन है, इसको काट दिया मैंने, ठीक है, ये टर्मिनेटेड लाइन है, तो इसको मैं किसी भी साइड प्रोड्यूस कर सकता हूं। ये वही बोलना चाह रहा है कि अगर एक लाइन थी, इसको मैंने काट दिया, तो इसको मैं इनडेफिनेटली मतलब इनफाइनाइटली कहीं तक भी प्रोड्यूस कर सकता हूं, कोई भी कौन सी लाइन को, एक टर्मिनेटेड लाइन, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन दो पॉइंट के बीच में बनती है, एक टर्मिनेटेड लाइन को कितना भी दूरी तक इनडेफिनेटली प्रोड्यूस किया जा सकता है, दूसरा पोस्टुलेट है, ठीक है। तो तीसरा पोस्टुलेट देखो, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, कोई भी सेंटर कोई भी रेडियस से मैं सर्कल बना सकता हूं, कोई भी सेंटर कोई भी रेडियस से मैं सर्कल बना सकता हूं, ठीक है, कोई भी सेंटर कोई भी रेडियस से मैं सर्कल बना सकता हूं, ठीक है। तो R1 R2 R3 अलग अलग रेडियस है, अलग अलग सर्कल, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, किसी भी सर्कल किसी भी रेडियस से बना सकते हैं। तो ये सर्कल के बारे में था। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल, ये जो राइट एंगल है ये भी 90 डिग्री का है, ये जो राइट एंगल है ये भी 90 डिग्री का है, ठीक है, ये जो राइट एंगल है ये भी 90 डिग्री का है, ठीक है। ये जो राइट एंगल है ये भी 90 डिग्री का है, ये जो राइट एंगल है ये भी 90 डिग्री का है, सारे के सारे राइट एंगल बराबर होते हैं। क्यों क्यों, क्योंकि राइट एंगल का मतलब ही है 90 डिग्री, ये चेंज नहीं होगा सर, किसी में भी बनाओगे सारे के सारे राइट एंगल बराबर ही होंगे, 90 डिग्री के ही होंगे, ठीक है। अब फिफ्थ और इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, इसके बारे में बहुत कंट्रोवर्सी हुई आगे चल के,
ठीक है, वो बताऊंगा जब थ्योरम्स वगैरह बता दूंगा तो ये वाली चीज बताऊंगा। इफ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस, कोई भी स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, ये रही दो स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स टुगेदर लेस देन इफ अ लाइन, ठीक है, फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, टू अदर स्ट्रेट लाइन L and M and N, two other straight line M and N. If a straight line L falling on, if a straight line L falling on two straight line M and N, ऐसा फॉल कर रही है, ठीक है, makes the interior angle on the same side taken together, एक साइड में एंगल 1 एंगल 2, इंटीरियर एंगल का ऐसा कुछ बना दिया गया, ठीक है, टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल, दो 90 डिग्री से कम पे है, ठीक है, ये क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 जब मैं करूंगा तो ये लेस देन होना चाहिए 290 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री से कम होना चाहिए। अगर ऐसा है तो क्या हो रहा है, then the two straight line if produced indefinitely meet on the side on which the sum of angle is less than two right angle, वो उस साइड पे जाके एक पॉइंट पे मीट कर जाएंगी जहां पर एंगल्स का सम 180 से कम रहा होगा, टू राइट एंगल से कम रहा होगा, ठीक है, तो वो किस साइड मीट करेंगी, जिस साइड एंगल का सम दो राइट एंगल से कम रहा होगा। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर less than two right angles, then the two straight line if produced indefinitely meets on the side on which the sum of angle is less than two right angles, sum of the angle is less than two right angles, ठीक है, जहां टू राइट एंगल से कम पे जाएगा वहां ये मीट करेगा, वहां पे क्या करेगा, ये मीट करेगा, ठीक है, वहां पर क्या करेगा, ये मीट करेगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये फिफ्थ पोस्टुलेट था, ये ऐसा बोल रहा है, ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको पूरे एक्सियम 7 एक्सियम 5 पोस्टुलेट क्लियर तो होंगे, ठीक है। पोस्टुलेट एक बार फिर से देख लेंगे, यही इंपॉर्टेंट है। अ स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी, किसी दो पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन, एक टर्मिनेटेड लाइन, टर्मिनेटेड मतलब काट दिया गया दोनों साइड से, उनको कहीं पे भी इंडेफिनिटली प्रोड्यूस किया जा सकता है। तीसरा क्या है, किसी भी रेडियस किसी भी सेंटर से सर्कल्स बनाए जा सकते हैं, सारे के सारे राइट एंगल बराबर है। पांचवा क्या है, अगर दो स्ट्रेट लाइन को एक स्ट्रेट लाइन काटेगी तो जिस साइड दो एंगल का सम लेस देन 180 डिग्री होगा, यानी टू राइट एंगल्स होगा, उस साइड अगर प्रोड्यूस करोगे तो वो मीट करेंगी लाइनें जरूर, ठीक है, वो मीट करेंगी लाइनें जरूर। ठीक है, अच्छा इसी में देखना, इसी में एक केस आता है कि अगर ये 180 के बराबर हो गया, ये 180 के बराबर हो गया 1 + 2, अगर 180 के बराबर हो गया तो ये जो दो लाइन है M और N, ये हमेशा पैरेलल हो जाएंगी, ये हमेशा पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है, नोट डाल के लिखवा देता हूं। इफ एंगल 1 + एंगल 2 का सम 180 डिग्री के बराबर हो गया, ठीक है, M और ये अपना है N, ठीक है, इसको ये L काट के जा रहा है और ये L 1 + 2 180 डिग्री के बराबर हो गया, ठीक है, 1 + 2, तो M is parallel to N आ जाएगा, दिस इंप्लाइज M is parallel to N, ठीक है, ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। अगर 180 का सम के बराबर हो जाते हैं ना तो ये वन पैरेलल लाइंस हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि 180 का सम हो गया तो हमने को इंटीरियर एंगल्स, लाइंस एंड एंगल्स अभी 9th में आएगा, आगे चल के आप पढ़ोगे लाइंस एंड एंगल्स में कि अगर ऐसा होता है तो को इंटीरियर एंगल बनते हैं, तो एक साइड अगर 180 का सम है तो वो पैरेलल लाइंस कहलाती है, ठीक है, वो जो वहां जाएंगे तो पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कंसिस्टेंसी ऑफ एक्सियम एंड पोस्टुलेट्स, कंसिस्टेंसी ऑफ एक्सियम एंड पोस्टुलेट्स, एक्सियम एंड पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट है या नहीं ये पता करना है, ठीक है, तो अ सिस्टम ऑफ एक्सियम इज कॉल्ड कंसिस्टेंट, पोस्टुलेट्स के लिए भी सेम है, ठीक है। इफ इट इज इम्पॉसिबल टू डिड्यूस फ्रॉम दीज एक्सियम्स,
अ स्टेटमेंट दैट कॉन्ट्रडिक्ट्स एनी एक्सियम, दैट कॉन्ट्रडिक्ट्स एनी एक्सियम। ठीक है, तो एक्सियम और पोस्टुलेट्स से मान लो मैंने एक न्यू स्टेटमेंट बनाया, न्यू स्टेटमेंट बनाया, ठीक है, वो स्टेटमेंट क्या कर रहा है, जो पुराने ओल्ड एक्सियम पोस्टुलेट है, ओल्ड एक्सियम या पोस्टुलेट है, पोस्टुलेट है, उनको क्या कर रहा है, ठीक है, गलत ठहरा दे रहे हैं, उनको क्या कर रहा है, गलत ठहरा दे रहा है। ठीक है, ओल्ड एक्सियम या पोस्टुलेट्स को गलत ठहरा दे रहा है, तो वो कंसिस्टेंट नहीं हो सकता, कंसिस्टेंट नहीं होगा। कोई भी एक्सियम या पोस्टुलेट से अगर मैंने एक न्यू स्टेटमेंट बनाया और वो पुराने वाले को गलत ठहरा दे रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, वो कंसिस्टेंट नहीं होगा। लेकिन वही अगर ओल्ड एक्सियम या पोस्टुलेट को, ओल्ड एक्सियम या पोस्टुलेट को गलत नहीं ठहरा रहा है, गलत ठहरा दे रहा है, तो वो कभी कंसिस्टेंट नहीं होगा। लेकिन अगर गलत नहीं ठहरा रहा है, गलत नहीं ठहरा रहा है, तो वो क्या होगा, कंसिस्टेंट नहीं होगा, कंसिस्टेंट होगा, स्टेंट होगा। तो क्या होगा, वो कंसिस्टेंट होगा। अगर एक पॉसिबल है किसी भी एक्सियम या पोस्टुलेट से एक नया स्टेटमेंट बनाना, पॉसिबल है जो कि पुराने एक्सियम या किसी भी पोस्टुलेट को गलत ठहरा दे, तो वो कभी कंसिस्टेंट नहीं होगा। और अगर गलत नहीं ठहरा पा रहा है, ठीक है, तो वो कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो बोला गया सिस्टम ऑफ कार्ल कंसिस्टेंट इफ इट इज इम्पॉसिबल टू डिड्यूस, ऐसा असंभव हो जाए कि उससे मैं एक स्टेटमेंट बना लूं जो कॉन्ट्रडिक्ट कर दे किसी भी एक्सियम या पोस्टुलेट को, किसी भी एक्सियम या पोस्टुलेट को। ठीक है, अब आती है थ्योरम्स या प्रोपोजिशन। ठीक है, प्रोपोजिशन या प्रीपोजिशन बोलते हैं, ठीक है, प्रोपोजिशंस बोलते हैं। अ थ्योरम क्या होती है, एक स्टेटमेंट होती है दैट हैज बीन प्रूवन टू बी ट्रू बेस्ड ऑन एक्सियम्स एंड अदर थ्योरम्स। ठीक है, थ्योरम्स क्या होती है, अगर थ्योरम्स कुछ नहीं होती है, ये स्टेटमेंट होती है, थ्योरम्स कुछ स्टेटमेंट होती है जिनको बाकी एक्सियम या उसकी मदद से प्रूव किया जा सकता है, बाकी एक्सियम्स या पोस्टुलेट्स की मदद से प्रूफ किया जा सकता है, बाकी एक्सियम या पोस्टुलेट की मदद से प्रूफ किया जा सकता है, उसको ट्रू ठहराया जा सकता है, ट्रू ठहराया जा सकता है, तो वो एक थ्योरम बन जाएगी। ठीक है, ऐसा कोई स्टेटमेंट जिनको पुराने की मदद से एकदम प्रूफ किया जा सके, ठीक है, प्रूफ कर दिया जा सके बेस्ड ऑन पुराने एक्सियम एंड पोस्टुलेट, तो उसको हम थ्योरम मान लेते हैं, उस स्टेटमेंट को हम थ्योरम मान लेते हैं, उस स्टेटमेंट को हम थ्योरम मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे कि कुछ थ्योरम्स दिए एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, देयर कैन नॉट बी मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। बोलता है टू डिफरेंट स्ट्रेट लाइन, दो डिफरेंट स्ट्रेट लाइन के बीच में एक ही कॉमन पॉइंट हो सकता है, एक ही कॉमन पॉइंट हो सकता है। ठीक है, तो ये जरा सर ये पॉइंट ही पूरा पूरा इंटरसेक्टिंग लाइंस पर है, ये पॉइंट ही पूरा पूरा क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस पर है। ये पूरा पूरा पॉइंट ही क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस पर। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस बोल रहा है इनके पास एक ही कॉमन पॉइंट होगा, दो लाइन है अगर एल और एम, तो इनके पास एक ही कॉमन पॉइंट होगा। ठीक है, टू डिफरेंट डिस्टिंक्ट पॉइंट। ठीक है, अब इसको क्या कर सकते हैं, प्रूफ किया जा सकता है। कैसे, देखो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि दो के पास दो कॉमन पॉइंट है, मैंने अज्यूम किया कि टू डिस्टिंक्ट लाइंस के पास, टू डिस्टिंक्ट लाइंस के पास क्या है, टू कॉमन पॉइंट्स है, टू कॉमन पॉइंट्स है। ठीक है,
टू कॉमन पॉइंट्स है, लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा, कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा किन्हें कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा, कौन सा, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा कि दो पॉइंट कॉमन हो ही नहीं सकते। कौन सा एक्सियम पोस्टुलेट पहले कोई, ठीक है, पहला पोस्टुलेट देखना क्या बोल रहा है, स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन बनाई किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ठीक है, दूसरी स्ट्रेट लाइन बनाई किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ठीक है, ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा कि दो अगर पॉइंट्स है, ठीक है, दो अगर पॉइंट्स है तो दो स्ट्रेट लाइन फिर वो सेम हो जाएगी, ठीक है, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा हमारे एक्सियम्स को, ठीक है, ठीक है, एक्सियम को कि भाई साहब ऐसा नहीं हो सकता, दो कॉमन पॉइंट नहीं हो सकते, एक स्ट्रेट लाइन के पास दो ही पॉइंट होते हैं, तो दो अलग अलग के पास दो कॉमन पॉइंट नहीं हो सकते, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट करेगा किसको, पोस्टुलेट को, तो मैं ये बोल दूंगा, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा पॉइंट को, ठीक है, कि ऐसा हो नहीं सकता, तो मैं ये बोल दूंगा ये थ्योरम प्रूफ हो गई, ठीक है, किसी एक पोस्टुलेट या एक्सियम की मदद से, ठीक है, दो पॉइंट कॉमन में नहीं हो सकते, दो पॉइंट अगर कॉमन में हो गए दो लाइन के, दो पॉइंट ये दो पॉइंट ये कॉमन हो गए, ठीक है, तो ये कोइंसाइड कर जाएगा, कोइंसाइड वाली चीजें बराबर हो जाती है, तो सेम नहीं रहा, ठीक है, एक्सियम लो या पोस्टुलेट दोनों जगह से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, और जैसे ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है तो मैं बोल दूंगा कि एक ही पॉइंट होना चाहिए कॉमन, एक ही पॉइंट होना चाहिए कॉमन, ठीक है, तो क्योंकि इसको प्रूव किया जा सका एक्सियम या पोस्टुलेट की मदद से या फिर किसी भी एक चीज की मदद से, ठीक है, तो एक ही पॉइंट कॉमन में हुआ क्योंकि हम प्रूव कर पाए, इसलिए इसको थ्योरम बोल दिया गया, इस स्टेटमेंट को क्या बोल दिया गया, थ्योरम बोल दिया गया। तो कैसे भी प्रूफ करते हैं, प्रूफ बताना मतलब नहीं था मेरा, ठीक है, उस समय क्या रहा होगा क्या नहीं रहा होगा, ठीक है, लेकिन मेरा बताना था कि थ्योरम किसको बोलते हैं, एक ऐसी स्टेटमेंट जिसको पिछले किसी एक्सियम या पोस्टुलेट की मदद करके हम ये बता पाए कि सर ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, ये स्टेटमेंट प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन हुआ, लेकिन मैंने बोल दिया कि ऐसा होगा ही होगा कि दो अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट का एक ही पॉइंट कॉमन में होगा, तो इसलिए इसको थ्योरम मान लिया, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट, इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट, ठीक है, तो हुआ क्या, पहले देख लो, इसमें दो स्टेटमेंट है यूक्लिड इक्विवेलेंट वर्जन में, टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम, टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस, देखो दो अलग अलग लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, ये हो गया एम और एन, एल और एम, इधर मैं बता देता हूं एन, और ये हो गया एक्स, ठीक है, ये टू डिफरेंट इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसका एल और एम, ठीक है, एल एंड एम आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो ये पहली स्टेटमेंट क्या बोलती है कि टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन कैन नॉट बी पैरेलल टू सेम लाइन, अगर ये दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये दोनों किसी सेम लाइन के पैरेलल हो, अगर एल इज पैरेलल टू एक्स है तो एम कभी भी पैरेलल नहीं हो सकता किसके, एक्स के साथ, ठीक है, और एम अगर पैरेलल है क्योंकि इंटरसेक्टिंग है ना एन के साथ, तो एन के साथ कभी भी पैरेलल कौन नहीं हो सकता, एल नहीं हो सकता, ठीक है, ये एल के साथ कभी पैरेलल नहीं हो सकता, एम वाला एक्स के साथ कभी पैरेलल नहीं हो सकता, तो दो इंटरसेक्टिंग अगर पैरेलल लाइन है तो वो किसी एक कॉमन लाइन के साथ पैरेलल नहीं हो सकती, दोनों की दोनों अलग अलग एक बार में एक ही होगी पैरेलल मैक्स टू मैक्स, किसी और के साथ मतलब एल एंड एम बोथ एक्स के साथ पैरेलल कभी नहीं हो सकती, ठीक है, तो बोला गया ऑल द अटेम्प्ट्स टू प्रूव यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट यूजिंग फर्स्ट फोर पोस्टुलेट, ठीक है, कहानी क्या हुई थी अभी इसके लिए पूरा समझाना पड़ेगा, ठीक है, नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री आती है, ठीक है, उसी को चलो एक सेकंड देख लेते हैं पहले, ठीक है, फिर आएंगे अपन इस पे, इसलिए उसका इक्विवेलेंट वर्जन निकालने पड़े, ठीक है, हुआ गया बहुत सारे साइंटिस्ट थे, ठीक है, टोटल 28 थ्योरम्स दी गई थी सर, कितनी 28 थ्योरम्स दी गई थी यूक्लिड्स के द्वारा, ठीक है, तो साइंटिस्ट आए, कुछ साइंटिस्ट ने ये बोला
मैथमेटिशियन मान लो, साइंटिस्ट बोल रहा हूं, मैथमेटिशियन मान लो, मैथमेटिशियंस मान लो, ठीक है। इनका क्या कहना था भाई साहब, ठीक है, इन इन मैथमेटिशियंस का क्या कहना था कि हम क्या कर सकते हैं, बाकी चार पोस्टुलेट का इस्तेमाल करके, बाकी चार पोस्टुलेट्स का इस्तेमाल करके, पोस्टुलेट्स का इस्तेमाल करके, हम क्या कर सकते हैं, फिफ्थ पोस्टुलेट को प्रूफ कर सकते हैं, फिफ्थ पोस्टुलेट को प्रूफ कर सकते हैं, कर सकते हैं। कोई ऐसा कर नहीं पाया, कोई ऐसा कर नहीं पाया, nobody able to prove it, ठीक है। तो यहां पे ये सवाल आ गया था, अगर प्रूफ किया जा सकता है तो क्या ये पोस्टुलेट है, या फिर इसको थ्योरम मानेंगे, या फिर इसको क्या मानेंगे, थ्योरम मानेंगे। सर ये पोस्टुलेट है या थ्योरम, क्या फिफ्थ पोस्टुलेट, ठीक है। लेकिन कोई भी क्या किया, इसको प्रूफ नहीं कर पाया कभी, अनेबल टू प्रूफ इट, अनेबल टू प्रूफ यूजिंग अदर एक्सियम एंड पोस्टुलेट, अदर एक्सियम एंड पोस्टुलेट, ठीक है। अदर एक्सियम एंड पोस्टुलेट प्रूफ तो नहीं कर पाया, अदर एक्सियम एंड पोस्टुलेट है, ठीक है। पर इसको प्रूफ ना करते करते बहुत सारी रिसर्च हुई प्रूफ करने की कोशिश में, ठीक है। इन्हीं की कोशिश में नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री बहुत सारी बन गई, नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री की खोज हो गई, नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री की खोज हो गई। प्रूफ तो नहीं कर पाए, लेकिन नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री की खोज हो गई, ठीक है। तो थ्योरम माने या पोस्टुलेट, जब प्रूफ ही नहीं कर पाए तो उसको एज इट इज पोस्टुलेट, फिफ्थ पोस्टुलेट को पोस्टुलेट ही बोला गया, फिफ्थ पोस्टुलेट को पोस्टुलेट ही बोला गया, ठीक है। नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री, अब नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री क्या होता है, ठीक है। इसमें हम जितने भी स्पेस मून वगैरह की बातें करते हैं, वो सब इस पे ही आता है। स्पेटियल ज्योमेट्री में एक्सिस भी बढ़ गए, ठीक है, और बहुत सारी चीजें आ गई भाई साहब, बहुत सारी चीजें आ गई, ठीक है। तो जितने भी 3D फिगर्स आ गए, क्यूब, क्यूबॉइड, ये सब, क्यूब, क्यूबॉइड, ये सब, ठीक है, वो सब नॉन यूक्लिडियन। क्यूब, क्यूबॉइड तो तब भी यूक्लिडियन ज्योमेट्री है जिसमें लाइन, सेगमेंट, ये सब बनाया जा सकता है। नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री वो है, इनका मानना था पता है क्या, नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री में, कि सर्कल है ना, ये बहुत सारे पॉइंट से मिल मिलके बना है, ठीक है। तो जो लाइन है, लाइन इज द पार्ट ऑफ द सर्कल, लाइन इज द पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है, लाइन इज द पार्ट ऑफ द सर्कल। तो वो स्पैटियल ज्योमेट्री वगैरह में इसका काम आने लगा, स्पैटियल ज्योमेट्री वगैरह में इसका काम आने लगा, ठीक है। बाकी आपको इतना नहीं पढ़ना है नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री वगैरह, ठीक है। ये ऐसे थे, ये देख लो शेप्स वगैरह, ठीक है। तो इनके क्या डायमेंशंस बढ़ गए, सारी चीजें बढ़ गई, तो स्पैटियल ज्योमेट्री यहां से शुरू हो जाती थी फिर, ठीक है। इतना हमको डीप में जाना नहीं है, वरना मैं नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री क्या है, डेफिनेशन वगैरह बताता। आपको तो मतलब था कि ऐसा कुछ हुआ था, ठीक है, जहां से खोजी नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री। तो कुछ ऐसे भी फिगर सामने आए जो यूक्लिड्स ने अपने उसमें नहीं दिखाए, ठीक है, और आगे चल के नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री आज तक बोलते हैं उन सब चीजों को, ठीक है। तो क्या हुआ, जब इन लोगों ने कोशिश करी ना, इक्विवेलेंट वर्जन लाने ही क्यों पड़े, क्योंकि सारे अटेम्प्ट फेल हो गए, पोस्टुलेट यूजिंग फर्स्ट फोर पोस्टुलेट फेल, बट दे लेड टू द डिस्कवरी ऑफ सेवरल अदर नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री, ठीक है। इसी को समझाने के लिए वो कहानी बताई, ठीक है। क्या हुआ, ये सब जो था नॉन, ये जो बोला गया, क्या कहते हैं, टू इंटरसेक्टिंग लाइंस कैन नॉट बी ड्रॉन पैरेलल टू, ये बोला था स्कॉटिश मैथमेटिशियन जॉन प्लेफेयर ने, इसलिए इसका नाम, ठीक है, प्लेफेयर एक्सियम से भी जाना जाने लगा, प्लेफेयर एक्सियम से भी जाना जाने लगा, ठीक है। अगला देखो, दूसरा क्या है, स्ट्रेट लाइंस वगैरह के बारे में बोला गया है ज्यादातर, ठीक है। क्या बोल रहा है, फॉर एवरी लाइन एल, किसी भी लाइन एल के लिए, देयर एग्जिस्ट एवरी पॉइंट पी नॉट लाइंग ऑन एल, एक पॉइंट पी लाई करेगा जो उस पे लाई नहीं करेगा, देयर एग्जिस्ट ए यूनिक लाइन पासिंग थ्रू, देयर एग्जिस्ट ए यूनिक लाइन पासिंग थ्रू पी एंड पैरेलल टू एल, इससे एक यूनिक लाइन पास करेगी और वो पैरेलल होगी एल के,
इससे एक यूनिक लाइन पास करेगी एंड एल इज पैरेलल टू एम, एल इज पैरेलल टू एम, पी से एक यूनिक लाइन पास करेगी जो पैरेलल होगी एल के साथ, जो पैरेलल होगी एल के साथ। यही बस ये बोल रहे हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें थी। ठीक है, इक्विवेलेंट वर्जन, थ्योरम्स वगैरह बता दिए। ठीक है, बस याद क्या रखना है, 7 एक्सियम 5 पोस्टुलेट। ठीक है, 7 एक्सियम 5 पोस्टुलेट। उम्मीद करता हूं ये कहानी जैसा गया होगा लेकिन सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं, थोड़ा सा याद करने की दिक्कत जाएगी इसमें। ठीक है, लेकिन आप एक बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे तो बार बार याद हो जाएगा। एक बार तो आपको अच्छे से पढ़ना ही है। ये वो कुछ टॉपिक है जहां से मार्क्स नहीं कटता है, तो छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना। बोरिंग जरूर है लेकिन बन जरूर जाएगा। ठीक है, तो इसका कैसे इस्तेमाल करके है, एक्सियम और पोस्टुलेट्स का इस्तेमाल करके हम क्वेश्चंस करेंगे, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो लगे रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब फ्यूके एजुकेशन फॉर मोर सच वीडियो।